नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कानूनी सलाह में। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कानून संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है जेलों से संबंधित नियम व कानून। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती लक्ष्मी कपूर, जो कि एक अधिवक्ता हैं और साथ ही सदस्य हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की। इसके साथ और आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये लीगल एड काउंसिल और साथ में रिटायर्ड लॉयर भी रह चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो लक्ष्मी कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो देखिए, हम आज बात कर रहे हैं जेलों से संबंधित जो नियम है, कायदे कानून हैं और जो प्रबंधन है, क्योंकि अब जेलों की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो प्रबंधनों के बारे में भी हम बात करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जेलों से संबंधित जो भी नियम है और प्रबंधन है, वो कानून के दायरे में आते हैं या फिर इससे कुछ अलग होते हैं? देखिए, आजकल सोसाइटी में जो कुछ भी होता है जी, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कानून के दायरे में आते ही आते हैं जी। पर जहाँ तक बात हो रही है जेलों की, तो जेलों के जो नियम व प्रबंधन है वो सारे कानून के दायरे में आते हैं। देखिए, जो भी जितने भी कानून है, नियम है, वो सारे जुडिशरी ही इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है जी, और जो मतलब कि हमारी जो न्यायपालिका है, हाँ जी, जुडिशरी वही एग्जीक्यूट करता है। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी बार बार इन्हीं नियमों और कानूनों के बारे में प्रिंसिपल एनिमरेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नियम देते रहते हैं। जी, मतलब कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो हैं देखते रहते समय हैं। के साथ साथ ये जो हमारे न्यायालय हैं, ये जो न्यायपालिका है, ये देती ही रहती है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका जो निभाते हैं, जो जेलों के अंदर जो भी कायदे कानून है, नियम है, प्रबंधन है, तो ये किस अधिनियम के दायरे में आते हैं? देखिए, ये प्रिजनर्स एक्ट है 1894 का, उसके अंडर आते हैं। ये जो एक्ट है ये सब्जेक्ट टू लेजिस्लेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट लिस्ट है उसके 7वें शेड्यूल में ये सब कुछ बताया गया है। और ये जो एक्ट है ये मेनली फोकस करता है कैदियों को किस तरह से उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, किस तरह से वो कार्य करें जेल में। जी, मतलब जिस तरह से कैदी अपना समय बिताते हैं जेल में, तो उनका जो कार्यान्वयन है वो एक अच्छे तरीके से चले, मतलब दिन रात अच्छे बीतें, वो जो उनके वो काम बांटे गए हैं वो काम वो अच्छी तरह से करें। तो मतलब ये स्मूथ फंक्शनिंग, जी, ये इस अधिनियम का काम है। हाँ, और वो किस तरह से अनुशासन में रहे, जो उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत रहे, तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। जी, जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो भारत में जेलें हैं वो कितनी प्रकार की जेलें होती हैं? अच्छा, जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 तरह की जेलें होती हैं जी। एक होती है सब जेल, एक होती है डिस्ट्रिक्ट जेल और तीसरी होती है सेंट्रल जेल जी। तो जो ये सब जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल्स होती हैं ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखती है जिनके पे अभी केस चल रहे हैं और सज़ा नहीं हुई है जिन्हें जी। और जो सेंट्रल जेल है उसमें वही कैदी रहते हैं जिनको सज़ा हो गई होती है जी। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में टोटल 564 सब जेल्स हैं, 428 डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं और 128 सेंट्रल जेल है। जो शिमला की कंडा जेल आपने सुना होगा जी, जी। वो भी एक सेंट्रल जेल है, वहाँ पे भी जो सज़ा हो गई होती है उन्हीं प्रिजनर्स को रखते हैं जी। तो ये तो आपने बताया कि कितनी प्रकार की जेलें होती हैं, तो क्या जो महिलाएं हैं, महिलाएं इन्हीं जेलों में रहती हैं या फिर महिलाओं के लिए कोई अलग जेलें होती हैं? देखिए, वैसे तो हर जेल में महिलाओं के लिए अलग सेल होता है जी, मतलब जो महिला कैदी हैं वो एक अलग सेल में रहती हैं। पर सरकार ने 32 जो जेलें बनाई हैं पूरे इंडिया में वो महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसके अलावा 44 ऐसी जेल्स हैं जो बाकी स्पेशल जेल्स होती हैं जिसमें जैसे जो जुवेनाइल बच्चे और जो ऐसे सुधार गृह होते हैं जिसमें वो
स्पेशल लोग रहते हैं। जी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, या फिर कोई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल जेलें बनाई गई हैं जिनमें वही मूलभूत जो सुविधाएं हैं प्रशासन उन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहा है। जी, तो ये महिलाओं के लिए एक सुविधा है जी, कि चाहे वो बेशक कैदी भी हैं तो भी उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं जी मिल रही हैं, और उनके बच्चों को भी। तो जैसे ये बच्चे अभी हम बात कर रहे हैं जो कैदी हैं महिलाएं, उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं और प्रशासन ने उनको इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया है, तो क्या ऐसे बच्चों को बाहर समाज स्वीकार नहीं करता है, या फिर क्यों ज़रूरत पड़ी रखने की? कई बार ऐसा होता है कि बाहर कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता बच्चों की। 6 साल के बाद तो उन्हें आश्रम में भी भेज सकते हैं, पर 6 साल से पहले क्योंकि माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए फिर वुमेन्स जेल्स बनाई गई हैं ताकि बच्चे अपनी 6 साल तक अपनी माँ के साथ रहे, क्योंकि बाहर कोई अगर जिम्मेवारी नहीं ले रहा और आश्रम भी 6 साल से पहले बच्चों को नहीं रखते हैं जी, तो वो जेल प्रशासन जो है उस जिम्मेदारी को लेता है जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और एक मौलिक बात भी है। तो देखिए, जो कैदी हैं जेल में, क्या उनको कोई अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, उनको काफ़ी अधिकार प्राप्त है जी। सबसे पहले तो राइट टू बेल है जी, अगर वो ट्रायल भुगत रहे हैं तो उन्हें बेल का भी अधिकार है जी। फिर उनके खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, राइट टू हेल्थ केयर उनको है जी। फिर उनको राइट टू मीट अपने रिलेटिव्स को मिल सकते हैं जी। अपने घर के लोगों को मिल सकते हैं, वकील साहब को मिल सकते हैं अपने, ये भी उनको राइट दिया जाता है। तो क्या कोई समय निर्धारित होता है किसी कैदी को मिलने के लिए, या फिर उनके जो परिजन हैं या फिर वकील है वो किसी भी समय जाकर जेल में किसी कैदी को मिल सकते हैं जाकर? देखिए, एक हर जेल में एक जेल मैनुअल होता है जी, तो उस जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही आप अपने वकील साहब अपने घर वालों को मिल सकते हैं। तो उसमें जो समय निर्धारित होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप मिल सकते हैं, कभी भी तो नहीं मिल सकते। तो नहीं मिल सकते हैं, मतलब एक समय निर्धारित होता है मिलने का। तो देखिए, जैसे आपने बात की जेल मैनुअल की, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये जेल मैनुअल होता है उसी में सारे नियम सूचीबद्ध किए गए होते हैं कि इनके अनुसार ही जो जेल का कार्यान्वयन है वो होगा, सुचारू रूप से इन्हीं के अनुसार चलेगा। हाँ जी, क्योंकि जेल मैनुअल का मतलब ही है नियम जी, नियम की किताब, रूल बुक भी कहा जाता है इसे जी। जेल मैनुअल को रूल बुक भी कहा जाता है और ये हर प्रदेश की अलग अलग होती है जी। जैसे हिमाचल की अलग होगी, झारखंड की अलग होगी, हर प्रदेश की अलग अलग होगी। ये होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, जैसी वहाँ पे जैसी परिस्थितियाँ हैं, जैसी जिस प्रदेश की परिस्थितियाँ हैं उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार जो ये रूल बुक है जी, जो ये रूल बुक है उस हिसाब से वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट। तो हम बात कर रहे थे कैदियों के अधिकारों की, कैदियों के अधिकारों की बात होगी, पर इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो ये महिला कैदी होती हैं उनको किस तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं? देखिए, महिला कैदियों को भी बहुत अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई हैबिचुअल महिला कैदी है जो बार बार ऑफेंस कर रही है, उनको बाकी महिला कैदियों से अलग रखा जाता है जी। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो प्रेग्नेंट महिला कैदी है उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उनके बच्चे को किसी तरह से मतलब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, समय समय पर डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच होती है, रूटीन चेकअप होते हैं। उसके अलावा अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहे जेल में, कोई कढ़ाई बुनाई सीखना चाहे तो वो भी उनको फैसिलिटी उपलब्ध होती है जी। और तो देखिए, जैसे डॉक्टरों की बात करें तो जैसे महिला कैदी हैं उनकी जांच के लिए जो डॉक्टर आते हैं, तो क्या वो लेडी डॉक्टर्स ही स्पेशली आती हैं या फिर कोई भी डॉक्टर्स आ सकते हैं? देखिए, जो महिलाओं के चेकअप की बात हो रही है तो उसके लिए स्पेशल लेडी डॉक्टर ही बुलाई जाती है, और ये मेट्रन जो जेलर होती है जेल की, उसकी निगरानी में ही ये सारा चेकअप होता है जी। तो कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं के आदर सम्मान का, चाहे वो कैदी ही क्यों ना है, पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो उन्होंने क्राइम किया है उसकी तो उन्हें सजा मिल रही है जी। पर ऐसे तो है तो वो मानव ही है, इंसान ही है जी, इंसान है और आदर का कहीं ना कहीं भागी भी होता है जी। तो जैसे कोई कैदी जेल में आता है
तो जेल में आने वाले जो कैदी होते हैं उनके साथ जो जेल प्रशासन है वो किस तरह का व्यवहार करते हैं? देखिए, पहले तो उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता था, बहुत टॉर्चरस बिहेवियर होता था, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी। जेल के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता था। पर आजकल के समय में बहुत ही कर्टियस बिहेवियर होता है, बहुत ही कॉर्डियल बिहेवियर होता है, क्योंकि जजेस बार बार इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं जेल्स में, एक रिमांड काउंसिल होता है। ये हमें एक नई बात पता चली है आपके द्वारा, और दर्शकों को भी ये बात जाननी चाहिए कि जो न्यायपालिका के जो जजेस हैं, जजेस भी समय समय पर जेलों की परिस्थितियां देखने के लिए जेलों में जाते हैं। वो ये देखते हैं कि कैदियों को किस तरह से रखा जा रहा है, उनका खान पान का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, और जिन्हें कहते हैं कि हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको अलग रखा जा रहा है, बाकियों से अलग, उनको बाकियों को किस तरह से उनसे सुरक्षा प्रदान की जा रही है। क्योंकि जेल का एक ये सबसे बड़ा एक उत्तरदायित्व भी होता है कि चाहे वो कैदी ही उनकी जेल में आए हैं, उनको भी एक तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं सही कह रही हूँ वकील साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, तो देखिए, जो ये जेल होते हैं, तो क्या जो जेलों के प्रबंधन हैं, और जो जैसे आपने बताया कि एक रूल बुक होती है, उनमें कुछ नियम होते हैं जो सूचीबद्ध किए गए होते हैं, जिनके अनुसार जो जेल प्रशासन है वो कार्यान्वित होता है। तो जो ये नियम हैं, जो ये प्रबंधन है, क्या इनमें कोई बदलाव लाए जा सकते हैं, या फिर जो मतलब चले आ रहे हैं जो नियम वही बिल्कुल हार्ड बिल्कुल स्ट्रिक्टली वही रहेंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं नियम को बदलने की, ये सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, वो भी अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम। जी, कहने का मतलब है कि इन नियमों में बदलाव ला सकते हैं। हाँ, बदलाव कह लीजिए या सुधार कह लीजिए कि सुधार आ सकते हैं, पर सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, और जुडिशरी इम्प्लीमेंट, न्यायपालिका उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है। जी, अब देखिए, आपने पहले भी बताया कि किस तरह से स्वास्थ्य का कैदियों का ध्यान रखा जाता है। तो क्या आपने बताया कि रूटीन जो चेकअप होते हैं, वो तो हमने महिलाओं के बारे में बात की, ठीक है। तो जो दूसरे अन्य जो कैदी हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह से रखा जाता है? देखिए, हर एक जो भी कैदी होता है जेल में, सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है जी। व्यायाम, हर रोज़ व्यायाम करवाया जाता है, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ध्यान रखा जाता है। इवन आपको पता होगा कि कैथू जेल में वॉलीबॉल खिलाया जाता है कैदियों को जी। हाँ जी, उनके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाता है, और जिनको गंभीर रोग है उनको विशेषज्ञ के पास भी दिखाया जाता है जी। तो यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आपसे और लेना चाहेंगी कि जैसे आपने बताया कि उनकी जांच विशेषज्ञ द्वारा कराई जाती है, तो क्या ये जो विशेषज्ञ हैं वो जेल में आके करते हैं, या फिर उनको ही जो कैदी हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है? देखिए, अगर तो बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है कि एडमिट करना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े जी, तब तो फिर हॉस्पिटल लाना ही पड़ता है। पर अगर ऐसा लगे कि ठीक है, क्योंकि रूटीन चेकअप इनका होता ही, हर महीने इनका रूटीन चेकअप होता है हर कैदी का, तो अगर उसी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अगर दवाइयाँ वहीं लिख दें तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं जी। मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज भी कैदियों को किया जाता है, और वैसे जो विशेषज्ञ हैं वो जेल में ही उनका चेकअप होता है जी। मतलब जेल में ही आते हैं, इतनी सुविधा जो है जेल प्रशासन उपलब्ध करवाता है कैदियों के लिए। तो अब देखिए, हमने ये लीगल एड तो सुना ही है, तो जो जेल में कैदी हैं, अभी पहले भी जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें भी हमने लीगल एड के बारे में बात की, लेकिन कभी ऐसे कैदियों के बारे में बात नहीं की कि कैदियों को भी किसी तरह के लीगल एड क्लिनिक्स उपलब्ध हैं, मतलब जेलों में ही, या फिर उनको भी क्या मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है जी, जो ये सुविधा हर एक इंसान को देती है जिसको कानूनी सहायता की ज़रूरत होती है जी। तो ये लीगल एड जो सहायता है, ये जेल में भी उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि हर कोर्ट से हर हफ्ते, एक हफ्ते में एक बार एक रिमांड काउंसिल होते हैं कोर्ट में, वो जाकर कैदियों से मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें बता सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए
वो भी उन्हें बता देते हैं रिमांड काउंसिल। जी, तो मतलब कि ये कैदियों के लिए भी जो कानून है वो सेम उसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जैसे कि जेल के बाहर जो आम आदमी को जो उपलब्ध कराई जा रही है। अगर किसी कैदी को लीगल एड की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिमांड काउंसिल को बोले, वो एक लेटर भी लिख सकता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, तो उस लेटर पे भी इम्प्लीमेंट करके उसे वह सुविधा दे सकते हैं। जी, तो देखिए अभी जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, हमने यही आपसे जाना है कि जो जेल में कैदी जाते हैं उनको जो एक अच्छा जीवन यापन करने की पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी देखिए वर्तमान परिवेश में मतलब जैसे हम न्यूज़ चैनलों पे सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हम न्यूज़ देखते भी हैं कि जो कैदी होते हैं, कैदी भी नहीं कहेंगे हम, जो अपराधी होते हैं वास्तव में वो बहुत ही कहा जा रहा है कि बहुत ही हाईटेक हो गए हैं। मतलब कि कहते हैं, वैसे पहले कहा जाता था कि आप कोई क्राइम मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, किसी तरह का ऑफेंस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास बचने के 100 तरीके हैं तो कानून के पास आपको पकड़ने के लिए 101 तरीके हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहुत ही हाईटेक हो गए हैं, क्योंकि देखिए कहाँ कहाँ से हमें पता भी नहीं चलता है कि और अपराध हो भी जाता है। तो इनसे निपटने के लिए, क्योंकि देखिए अभी हम फोकस कर रहे हैं जेलों के कैदियों पे, तो कैदी अगर हाईटेक हो गए हैं अपराध करने में, तो जो जेल का प्रशासन है वो इनसे किस तरह से निपटता है? देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि कैदी बहुत ही ज़्यादा और क्रिमिनल बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए हैं, तो वैसे वैसे हर एक चीज़ हाईटेक हो रही है सोसाइटी में। आजकल 21वीं सदी में हर चीज़ हाईटेक हो रही है जी। तो जो जेल प्रशासन है वो भी कंप्यूटराइज्ड हो गया हुआ है। तो हर एक कैदी की एंट्री होती है, कौन उनसे मिलने आ रहा है, वो क्या सामान लेकर आ रहा है, हर चीज़ की चेकिंग होती है। बाकी CCTV कैमरा लगाए गए हैं, एक एक कैदी की निगरानी की जाती है। कौन पैरोल पे बाहर जा रहा है उसकी एंट्री होती है, कौन अंदर आ रहा है, हर एक चीज़ की ट्रैकिंग की जाती है। इवन ट्रैकिंग सिस्टम भी चल पड़े हैं अब तो मतलब जिस तरह से अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं उसी तरह से जेल प्रशासन भी हाईटेक होता जा रहा है जी। तो देखिए अभी तो बात हमने यही की कि कैदी किस तरह से रहें, किस तरह से हाईटेक हो रहे हैं, किस तरह से उनको रोका जा रहा है। तो जो न्यायपालिकाएं हैं, और हमने अधिकारों की भी बात की, न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है जो कि कैदियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है? देखिए, न्यायपालिका प्रमुख रूप से कार्य करता है इसमें, क्योंकि सारे जितने भी लॉज हैं, वो जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितने भी लॉज है, वो सारे न्यायपालिका ही इम्प्लीमेंट करती है जी। समय समय पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बहुत सारे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कानून के लिए समय समय पर अपना वो देते रहते हैं, प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस देते रहते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा न्यायपालिका सुरक्षित करती हैं कानून जी। क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी के अधिकारों का, कैदी के अधिकारों का हनन हो जाए तो वो जाके न्यायपालिका से ही गुहार लगा सकता है, या फिर मान लीजिए कैदी के साथ कोई हरासमेंट हो रही है तो न्यायपालिका कोई कदम उठा सकती है इसके अगेंस्ट कि ये कौन व्यक्ति है जो उसको हरास कर रहा है, क्या कोई प्रशासन का ही है, कोई ऑफिस बेरर ही है, या फिर कोई साथ के कैदी हैं जो उस कैदी को हरास कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो ये शिकायत है वो न्यायपालिका के पास पहुंचा सकता है। और आपको मैंने जैसे अभी बताया कि जजेस भी इंस्पेक्शन पे जाते हैं जी जेलों की, तो वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, अच्छा बिहेव हो रहा है, कौन मिसबिहेव कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा न्यायपालिका का हाथ रहता है जी, कि ताकि एक कैदी जो है, जो जेल में आ रहा है, वो एक सुधरा हुआ इंसान बन के जेल से बाहर निकले, कि वो एक मुजरिम बन के आया था और एक अच्छा नागरिक बन के बाहर निकल रहा है। तो क्या जो जेलें हैं, जेलों में फ़ोन सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं? फ़ोन सुविधा उपलब्ध होती है, बिल्कुल होती है। जो जेल मैनुअल है
उसमें स्पेसिफाई किया है कि फ़ोन मिलेंगे पर पर्सनल फ़ोन कोई कैदी नहीं रख सकता। जी, मतलब कोई कैदी कि अपने पर्सनल मोबाइल के साथ अंदर नहीं आ सकता है। जी, इवन उनकी सबसे पहले गेट पे चेकिंग होती है, कोई भी कैदी बाहर से आए चेकिंग होती है, कोई भी वो ऐसा सामान, कोई भी सामान अंदर नहीं ला सकता है जी। और फ़ोन तो बिल्कुल ही नहीं, पर उनके घर वालों से, उनके वकील साहब से, उनके रिश्तेदारों से उनकी बात करवाई जाती है। वो रूल बुक के अकॉर्डिंग, वो मैनुअल के अकॉर्डिंग करवाई जाती है। कहने का आपका मतलब ये है कि एक लैंडलाइन फ़ोन उपलब्ध होता होगा शायद जेलों में, उस लैंडलाइन से फ़ोन से ही कर सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग्स पे कर सकते हैं जो नियमावली में जी बताया गया है। और ये जो फ़ोन पर बातचीत होती है कैदियों की, तो क्या ये भी प्रशासन की निगरानी में ही होती है? जी बिल्कुल, ये भी प्रशासन की निगरानी में ही होती है। मेट्रन इस चीज़ को ध्यान रखता है। जी तो लक्ष्मी जी, जो कैदी होते हैं हमारे भारत की जेलों में जेलों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? और जैसे मान लीजिए न्यायपालिका ने, मतलब न्यायालय से, किसी भी न्यायालय से किसी भी कैदी को जेल की अगर सज़ा हुई है तो इसके पीछे मंतव्य क्या होता है? देखिए, जो ये जेल बनी हुई है जी, ये बनी हुई है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रिजनर्स की, ताकि वो अंदर ठीक ढंग से काम कर सके और उनकी सुरक्षा भी कर सके। क्योंकि अगर हम कैदी को यूं ही बाहर जाने देंगे तो लोग तो उन्हें ऐसे ही मार देंगे। वो जो पहले वाला सिस्टम था ना, डेटरेंट पनिशमेंट की, आंख के बदले आंख, तो वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो पब्लिक है, पब्लिक में रोष बहुत ज़्यादा होता है कि भाई इसने ये जुर्म किया है, तो वो अगर ऐसे ही बाहर छूट जाएंगे तो पब्लिक तो वैसे ही उन्हें बिल्कुल अपने तरीके से सज़ा देने की कोशिश करेगी कि भी नहीं, अगर न्यायपालिका ने कुछ नहीं किया है, न्यायालय ने कुछ नहीं किया है तो हम करते हैं। हाँ, तो इसलिए मेन काम तो इनका सुरक्षा देना भी होता है कैदी को जेल का। और दूसरा मंतव्य ये है न्यायालय का कि उनको उनमें रिफॉर्मेशन लाए, उनमें सुधार लाए, कि उन्होंने जो गलत किया है उसका पछतावा हो उन्हें। कि सबसे पहले तो मैं आपको ही ये पूछती हूँ कि इंसान को सबसे ज़रूरी क्या होता है अपनी लाइफ में, सबसे प्रायोरिटी किस चीज़ को देता है वो? आज मुझे से सवाल पूछा जा रहा है, तो देखिए मैं ऐसे बाकियों का नहीं कह सकती, मैं अपना कह सकती हूँ कि अगर मेरी बात की जाए तो मुझे आज़ादी सबसे ज़्यादा प्यारी है अपनी। तो वैसे ही जब किसी इंसान की आज़ादी छिन जाती है, न्यायालय उसे सज़ा दे देता है, तो एक तरह से तो वही सबसे बड़ी सज़ा तो आज़ादी छिनना ही है। जी बिल्कुल, अपने रिश्तेदारों से अलग, अपने बाकी सभी लोगों से अलग होके अलग जेल में रहना, तो यही एक सबसे बड़ी सज़ा है। पर सबसे बड़ा जो काम है न्यायालय का वो है उन्हें सज़ा देकर उनमें रिफॉर्मेशन लाना, उनमें सुधार लाना, ताकि बाकी लोगों को सबक मिल सके कि इस तरह के कामों से क्या क्या किस तरह की बिल्कुल क्या नुकसान हो सकते हैं, कि आगे एक मैसेज जाए कि अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और वैसे भी जैसे आपने मुझसे पूछा कि आज़ादी मतलब मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है, तो मुझे आज़ादी प्यारी है। और आपने ये बताया कि सबसे पहले तो किसी कैदी की आज़ादी छिन जाती है, और जब आज़ादी छिन जाती है तो शायद उसे मौका भी मिलता है ये सोचने का कि उसने क्या गलत किया है। जी, कि क्या गलत किया है। जेलों में बहुत तरह के काम करने को भी उन्हें मिलते हैं। अगर बाहर कोई पेंटर था तो अंदर भी उनसे वही काम कलर करवाया जाता है। जो भी कोई टेलर था तो अंदर भी उनसे टेलरिंग का काम करवाया जाता है। उसके उन्हें मासिक वेतन भी मिलता है, वहाँ पे थोड़ा कम होता है पर मिलता है उन्हें वेतन। तो अगर वो ये सोचने पे भी मजबूर हो जाता है कि अगर ये काम मैं बाहर करता, स्मूथली करता, तो मुझे यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से अलग, अपने घर वालों से अलग रह के कि मतलब एक सम्मान के साथ अपनी मैं जो आजीविका है वो कमा रहा होता, यहाँ क्राइम करके यहाँ बंद नहीं बैठा होता। तो जी बहुत अच्छी बात कही है आपने कि एक कैदी को एक ये सोचने का मौका मिलता है कि अगर मैंने कोई जुर्म ना करते हुए यही काम किया होता तो यही वेतन में रिस्पेक्ट के साथ कमा रहा होता है। जी, अब देखिए जो उम्र कैद हुई होती है जिनको, तो
की अवधि कितनी होती है? देखिए, पहले तो ये रूल था कि उम्र कैद के जो कैदी थे उनको 14 साल की सज़ा होती थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि उम्र कैद मतलब उम्र कैद, जब तक पूरी उम्र भर वो जेल में ही रहेगा, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। जी, तो लक्ष्मी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और जेलों से संबंधित बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमें दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।